पिछले क्लास तक हम लोग आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है वो पूरा कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये यहाँ नहीं पढ़ना रहता है, एसएम में पढ़ना रहता है। तो वहाँ पर जो पढ़े हुए रहता है तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिक चीज ये जानते रहता है, जिसका एसी में यूज होता है तो तुरंत यूज कर लेता है। लेकिन चूंकि हम आपको पहले 12th पोर्शन ही पढ़ा रहे हैं, इस कारण से जिसका अल्टरनेटिंग करंट में जरूरत होगा उसको हम यहाँ बता देते हैं। तो यहाँ पर सीख लीजिएगा तो एसएम वाला में आसान होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। जो एसएम में सीखे हुए उसको यहाँ पर तुरंत यूज हो जाता है, और जो यहाँ सीखेगा वो एसएम में आसानी से यूज करेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, ये नहीं जानिएगा ना तो एसएम बेवटिक सब में दिक्कत होगा, एसएम तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो आराम से समझिएगा, कुछ है नहीं। इसमें पहला चीज जो पढ़ना है वो है फेज। फेज का क्या मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो अल्टरनेटिंग है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसका वैल्यू कितना है, अरे बोलो यार, और पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब के बारे में जो बताता है वही क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। इसको बहुत ज्यादा आपको फील नहीं करना है, खाली एक बार सुन लीजिए, ठीक है। जिसका जरूरत होगा उसको ज्यादा फील करवाएंगे। अभी फेज के बारे में केवल यही जानना है आपको कि फेज क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स बोथ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब वो मैग्नीट्यूड के भी बारे में बताता है और डायरेक्शन के भी बारे में बताता है, ठीक है। बस इतना ही जान लेना है, बाकी कैसे यूज होता है या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये जान लीजिए, इसको बहुत ज्यादा फील करना भी नहीं। तो x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिखा हुआ है, मान लो, तो ये अल्टरनेटिंग करंट हुआ कि नहीं हुआ, अल्टरनेटिंग करंट हुआ या अल्टरनेटिंग कोई चीज हुआ। अगर यहाँ आई रहता तो अल्टरनेटिंग करंट हुआ था, ठीक है। तो हम केवल अल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, अल्टरनेटिंग कोई भी चीज होगा उसके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर साइन कॉस का फंक्शन है तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्लस साइन के आर्गुमेंट में जो रहेगा इसको आर्गुमेंट बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्लस साइन के आर्गुमेंट में जो रहेगा उसको फेज बोला जाता है। बहुत सारा बच्चा याद के लिए रहता है जी कि साइन के जो बगल में है वो क्या होगा, फेज होगा। नहीं, अगर यहां माइनस दे देगा तो फेज नहीं होगा, समझ आ रहा। सुनो, इसमें फेज और फेज डिफरेंस पढ़ना अलग ढंग से है, अप्लाई अलग ढंग से करना है। जैसे बुक में दिया हुआ है डिफिनीशन, उस ढंग से अगर सोचोगे ना तो बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा। तो पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है कि बुक में ऐसा दिया ये सुन लो, बाकी कैलकुलेट करने रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करना वो सिखाएंगे अलग ढंग से, समझ में आया कि नहीं। तो बुक में यही बोलता है या डिफिनीशन यही होता है कि प्लस साइन का जो आर्गुमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा टी टाइम में। और इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो थीटा आएगा कि नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है ना कि फेज टाइम पर डिपेंड कर रहा है मगर इनिशियल फेज टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अरे बोलो यार, तो बस खाली अपना ध्यान रख लेना है थ्योरेटिकली, ठीक है। अब समझना प्रॉब्लम कहां पर होता है कि पूछ दिया आपसे कि इसका बताइए कि फेज कितना होगा t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू π/4 पर, या इसका फेज कितना होगा t इक्वल टू 0 पर एंड t इक्वल टू π/4 पर। तो समझिएगा डिफिनीशन तो दिया गया था कि प्लस साइन के जो बगल में रहेगा वो क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा। लेकिन यहाँ प्लस साइन दिख रहा है आपको, नहीं कॉस दिख रहा है। तो या तो ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज लगा कर करके के कॉस को तुम साइन में कन्वर्ट करो, और उसमें भी लोचा है क्योंकि कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का कई तरीका है, समझ आ रहा है कि नहीं। π/2 जोड़ करके भी π/2, घटा कर करके भी बहुत सारा नोटंकी होता है। अरे बोलो यार, 3π/2 से भी चेंज हो जाएगा कॉस वाला साइन में। तो तुम क्या होगा ना कि पूरी तरह से उलझ जाओगे। तो तुमको कभी भी कहेगा फेज निकालने के लिए तो जैसे बता रहे हैं वैसे ही डील करना, ये वाला खाली बाय डिफिनीशन के लिए याद रखना। अरे बोलो यार, मैंने डिफिनीशन के हिसाब से आया है ना जी ये वाला, तो वो याद रखना। तुम कॉस को साइन में नहीं कन्वर्ट
करने लगना, तो उलझ जाओगे। समझ में आया क्या बोल रहे हो? तो कैसे हम लोग डील करेंगे जी? तो यहाँ क्या लिखा हुआ, बाई इक्वल टू बाई नॉट कॉस 2t प्लस पाई बाई 4। तो पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि ये वाला क्या है, प्लस कॉस। प्लस कॉस बोले तो यहां से, ठीक है। और फेज का बात करेगा ना, फेज का बात, तो इसको तुम छोड़ना नहीं, ये पूरे को देखना। फेज डिफरेंस का बात करता था, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ओमेगा टी अगर सब में सेम है तो हम लोग क्या करते थे, पिछला क्लास में थोड़ा सा हम बताए थे कि क्या करते हैं कि ओमेगा टी वाला को साइड करते हैं, अगर सब में सेम रहता है तो वो एक शॉर्टकट ट्रिक है। ओरिजिनली यही होता है कि आपको इस पूरे को देखना रहता है। तो हम लोग दिमाग में क्या याद रखेंगे कि फेज का बात करेगा तो पूरे को दिखाना पड़ेगा। फेज का बात नहीं करेगा, फेज डिफरेंस का बात करेगा, तब दो केस, अगर ओमेगा टी सेम रहेगा, साइन बाई भी मैग्नीट्यूड बाई भी, तो इसको छोड़ करके यहीं से डील करेंगे। और अगर ओमेगा अलग अलग रहेगा तो फिर से पूरे को पकड़ करके डील करेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? तो हम लोग को अभी फेज ना पूछा है, तो फेज पूछा है तो समझ में आ रहा है कि पूरे को देखेंगे। तो t इक्वल टू 0 पुट करिए यहाँ पर, तो 0 पुट करिएगा कि कितना आएगा, पाई बाई 4 मैंने 45 डिग्री। तो कॉस वाले से प्लस कॉस वाले से प्लस 45 डिग्री, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इस डायरेक्शन में शो करिएगा। अरे बोलो यार, ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री यहां से, उसके हिसाब से। तो फेज बोलते हैं ना कि इससे कितना एंगल बनेगा, वो फेज कहलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो बताओ तो फेज यहां पर कितना होगा? हाँ, तो इसका फेज जो होगा t इक्वल टू 0 पर ये वाला 135 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो, और t इक्वल टू पाई बाई 4 पर कितना होगा, तो पाई बाई 4 पुट कर दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 90 डिग्री। 90 डिग्री या 45 डिग्री, 135 डिग्री ना हो गया जी। तो ये बात समझ में आ रहा है कि यहां से 135 घूमोगे तो कुछ इस सेंस में आएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि फेज इतना होगा। अरे बोलो यार, तो 135 प्लस 90 कर दोगे, कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि लिख दिए इसलिए उसको छोड़ दे रहे। ये समझ में आया ना कि यहाँ से 135 डिग्री होगा, यहाँ से 135 होगा, तो यहाँ से कितना होगा, तो 135 प्लस 90। अरे बोलो जी, तो वो बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, या कोई इधर से भी इधर करेगा, कि जब इधर घूम के देखोगे तो माइनस में तुम बताओगे। अरे इधर से घूमोगे तो प्लस में वो एंगल बताओगे, और इधर से घूमेगो तो माइनस में बताओगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो आई होप बात पहुंच गया होगा, तो वो वाला कर लेना। ठीक है, चलो अब इसको तुम देखोगे तो t इक्वल टू 0 पर दिखाओ, तो t इक्वल टू 0 पर ही हो गया कितना, माइनस पाई बाई 3, मतलब माइनस 60 डिग्री माइनस साइन से। तो ये माइनस साइन है ना जी, माइनस साइन से कितना, माइनस 60 डिग्री, मैंने इधर घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो क्या हो गया कि ये वाला हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसका अगर फेज का बात करिएगा तो ये समझ में आ रहा होगा कि फेज कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, तो 120 डिग्री हो गया फेज। t इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करिएगा यहाँ पर, तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। अरे बोलो यार, तो माइनस साइन से कितना, प्लस 30 डिग्री, मैंने इस डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा होगा, ये वाला t इक्वल टू 0 पर था और ये वाला कितना पर है, t इक्वल टू पाई बाई 4 पर। ये समझ में आ रहा है ना कि ये वाला कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो t इक्वल टू 0 पर अगर फेज का बात किया जाए तो कितना था, 120 डिग्री था, और इसका बात किया जाए तो कितना होगा, हाँ मैंने 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो इसका जो है वो फेज हो गया 210 डिग्री। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत लग रहा है? फेज 90 से ज्यादा भी होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग फेज डिफरेंस या फेज शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे।
तो फेज डिफरेंस क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द फेजेज ऑफ टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, मतलब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसका फेज ये वाला हो गया, प्लस साइन के जो बगल में रहेगा वो फेज कहलाएगा, प्लस साइन के जो बगल में रहेगा वो फेज कहलाएगा। तो इस दोनों के फेज में जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो यह केवल सुनने के लिए, कैसे यूज करेंगे वो हम आपको आगे बता रहे हैं। अभी तत्काल फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसका फेज इतना है, उसका फेज उतना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ओमेगा टी माइनस π/4, दोनों के फेज को घटा दिए तो क्या हो गया, π/4 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन इतना आसान वो देता नहीं है, वो क्या देगा, तो कॉस का फंक्शन देगा, माइनस साइन का फंक्शन देगा, माइनस कॉस का फंक्शन देगा, तो उसको साइन में तुम कन्वर्ट करोगे, उसी में इरिटेट हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो फेजर डायग्राम का यूज करना है ताकि आसानी से डील हो। तो ये वाला कितना होगा, तो प्लस कॉस, मतलब यहां से स्टार्ट होगा। अच्छा एक चीज समझना, ओमेगा टी प्लस π/4, यहाँ ओमेगा टी माइनस π/6 है, तो ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन भी सेम है, तो ओमेगा टी को छोड़ के बनाओगे तब भी आंसर आएगा, लेके बनाओगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, छोड़ के बनाएंगे ताकि ज्यादा आसानी से डील हो, ओरिजिनली में लेके बनाना रहता है। अरे बोलो यार, लेकिन हम लोगों को क्या है कि केवल कैलकुलेट करके यूज ना करना है जी, वहां ऑप्शन में टिक मारना है, थोड़ी कि डायग्राम पूरा दिखाना है। बात समझ में आ रहा होगा। इसलिए याद रखेंगे कि ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड बराबर हो और साइन भी बराबर हो तो ओमेगा टी को छोड़ करके डील करते हैं। लेकिन अगर जो साइन अलग होगा तो साइन को बराबर कर देंगे, मैग्नीट्यूड अलग होगा तब बराबर कर पाओगे तुम नहीं, तब ओमेगा टी को देख के करेंगे। बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। आपको 99% केस में इसी ढंग का दिखेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा और साइन भी बराबर होगा। साइन बराबर नहीं होगा तो कर लेंगे। चलिए, तो हमको इस दोनों में फेज डिफरेंस बताना है, तो इसको कैसे वेक्टर फॉर्मेट में दिखाइएगा बताइए। तो +5 cos, तो यहाँ पर और ओमेगा टी प्लस π/4, मतलब किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये वाला 5 है, और इसको अगर देखेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस π/6, तो माइनस साइन यहाँ हो गया, ओमेगा टी माइनस π/6, मैंने इस डायरेक्शन में बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ ना, और कितना एंगल है ये वाला, 30 डिग्री। अरे बोलो यार, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री है, 30 डिग्री, तो 75 डिग्री ना हो गया जी। तो ये समझ में आया कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वही फेज डिफरेंस कहलाएगा। तो आपको हमेशा ऐसे डील करना है, ऐसे डील नहीं करना है, वो साइन वाला में कर करके देवे करेगा प्लस के साथ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको यही वाला यूज करना है। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, ठीक है। आसानी से बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे क्या होगा कि कन्वर्ट करने में बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा, तुम फंस जाओगे। चलो, इस दोनों में हमको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। ये वाला है माइनस कॉस, मतलब यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/4, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो आप समझ रहे होंगे कि इस डायरेक्शन में होगा, वैल्यू 5 होगा। अरे बोलो यार, ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। चलो, इसको देखोगे तो +2 साइन ओमेगा टी, तो प्लस साइन ये हुआ ना जी, और ओमेगा टी, अब बाकी इधर उधर कुछ नहीं दिया है, तो इसी डायरेक्शन में रह जाएगा, समझ आ रहा होगा। ये वाला 2 हो जाएगा। तो इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ये भी तुम बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर यही वाला यूज होता है। ऐसा नहीं है कि ये बोलना गलत है, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग 180 से कम वाला को ही बोलते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है आपको, क्या चीज,
भी का टर्म में रहे चाहे कुछ में रहे, आपको फेज डिफरेंस निकालना, तो इसी ढंग से करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि दोनों करंटे रहे, दोनों वोल्टेज रहे, वो करंट रहेगा, वो वोल्टेज रहेगा, कुछ रहेगा, आपको फेज डिफरेंस का बात करेगा, ऐसे करके डील कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं जानता है ना जो बच्चा, बहुत दिक्कत उसको होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे ही करना। चलिए अब आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि फेज डिफरेंस कैलकुलेट करिए इसके और इसके बीच में, तो क्या ओमेगा टी सेम है? डिट्टो नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को एक कर देंगे। तो या तो इसका भी तुम क्या करोगे, माइनस ओमेगा टी ला दो, या इसका वाला क्या कर दो, प्लस में कर दो, यही ना कर सकते हो जी। तो इसका वाला अगर तुम प्लस में करोगे तो कैसे करोगे, तो ध्यान रखना, माइनस कॉस, इसमें शुरू में तुम माइनस को कॉमन कर लो तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये बराबर किसके हो जाएगा, माइनस कॉस, ये याद है ना कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। तो इतना करने का जरूरत नहीं होता, बाद में आपको पते रहेगा कि अगर इसका साइन बदलना है तो अंदर वाले का पूरे का साइन बदलेंगे, और जो माइनस बाहर निकलेगा उसको कॉस खा जाएगा। और अगर साइन वाला में रहता ऐसा तो इसका पूरे का साइन बदल देंगे, और जो माइनस रहेगा वो बाहर निकल जाता। अगर साइन होता तो बात समझ में आ रहा होगा आपको? तो डायग्राम में दिखाओ इसको, टेन प्लस के साथ है, माने प्लस टेन साइन है ना जी, तो प्लस साइन इधर हो गया, ओमेगा टी को छोड़ देंगे क्योंकि बराबर तो कर चुके हैं, प्लस पाई बाई 4, तो इस डायरेक्शन में होगा। आइए एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, वैल्यू इसका 10 है। और इससे नहीं दिखाएंगे, इससे दिखाएंगे, बात समझ में आ रहा होगा आपको? तो ये वाला क्या होगा, माइनस कॉस, तो यहां से कहानी स्टार्ट होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, तो इधर से जाएंगे, अरे बोलो यार, तो इस डायरेक्शन में होगा कितना, 45 डिग्री। तो इसके बीच में फेज कितना होगा देख लीजिए, 45, 90 और 45 संयोग से कितना हो गया यहाँ पर, फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? दिक्कत नहीं लगना चाहिए। साइन या कॉस के फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करने पर फेज 90 डिग्री से चेंज हो जाता है। ये यादें रखिएगा यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? याद रखिएगा तो क्या होगा कि एसएम में बहुत यूज होता है इसका, लेकिन केवल एसएम में ये प्रॉपर्टी लगता है ऐसा नहीं, कभी भी साइन कॉस वाला फंक्शन रहेगा ओमेगा टी प्लस पाई, बोलो यार, तो ये वाला हो जाता है। देखिए एसएम में पूछता है कि पोजीशन और वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आता है। अगर साइन कॉस का फंक्शन रहा तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, तो वहां पर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। अरे बोलो यार, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में पूछेगा एसएम वाला में तो साइन कॉस का फंक्शन था, बार-बार एसएम क्यों बोले समझ में आ रहा है, x = 2t² होगा, तभी फेज का बात करोगे तो नहीं समझ लोगे। तो v एंड a रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर a आ जाएगा जी, इस दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। x और a में कैसे निकलेगा, तो x से v में 90 और v से a में 90, तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऊपर ही आपको याद रहना चाहिए कि कोई भी साइन कॉस का फंक्शन रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, बोलो यार उस टाइप का, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। एक बार डिफरेंशिएट करने पर या एक बार इंटीग्रेट करने पर। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो इसको समझिएगा थोड़ा सा। दिया हुआ है कि फेज डिफरेंस बताइए इस दोनों के बीच में, और कुछ चीज और ये लिख दिया। पहले आपको डायरेक्ट फेज डिफरेंस पूछता था, रिलेटिव टू दिस, रिलेटिव टू दैट, ये बात करता था नहीं करता था, तो हम लोग डायरेक्ट जो उसके बीच में एंगल रहता था उसी को क्या करते थे, बता देते थे। अब एंगल भी देखेंगे और कुछ चीज और देखना था, वो हम बता रहे हैं। तो पहले ये देखो कि ओमेगा टी बराबर है या नहीं, बराबर नहीं, साइन अलग लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग कि साइन को बराबर करेंगे। तब एक के बार में कर दे रहे हैं जी, इसका वाला पूरे का साइन बदल दोगे तो जो माइनस आएगा, चूंकि यहाँ साइन है तो बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा कितना, -10
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, बात समझ में आ रहा होगा? अरे बोलो यार, अरे इसका पूरा बदलेगा तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 होगा ना जी? ऐसा अब ओमेगा टी बराबर हो गया तो हम लोग डायग्राम दिखाएंगे। कितना है? माइनस साइन, यहां से स्टार्ट होगा, ओमेगा टी को छोड़ देंगे, माइनस पाई बाई 4 इस डायरेक्शन में समझ आ रहा है। तो ये वाला 10 है और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। इसको देखिएगा तो प्लस साइन, मतलब इस डायरेक्शन में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, मतलब यहां से कितना एंगल पर? 60 डिग्री पर। बोलो यार, तो इस दोनों के बीच में अगर खाली फेज डिफरेंस बोलता था तो ये वाला एंगल होता। कोई दिक्कत लग रहा है तो देख लीजिए, ये 60 हो गया तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 है तो 45 हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया? 75 डिग्री। तो फेज डिफरेंस 75 डिग्री। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि फेज डिफरेंस बताइए करंट के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला हो गया कौन? करंट वाला पार्ट हो गया। अरे बोलो यार, ये वाला किसका पार्ट था? ईएमएफ वाला का, तो समझना जी। इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा कि इससे ये आगे ना है 75 डिग्री, तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में पूछता तो उससे आगे है दूसरा वाला, तो हम लोग क्या करते कि प्लस साइन के साथ लिखते। और अगर इसके रिस्पेक्ट में फेज डिफरेंस पूछेगा तो इससे ये पीछे ना है जी, अरे इधर से देखना स्टार्ट करेंगे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है तो समझिएगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका फेज डिफरेंस का बात करेगा या फेज का ही बात करेगा, समझ आ रहा? इसके रिस्पेक्ट में फेज का बात कर रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि यहां से आगे ना है जी, तो ये समझ में आया कि वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करेगा तो प्लस 75 डिग्री करेंगे, और अगर करंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो करंट के रिस्पेक्ट में ये वाला आगे है कि पीछे? पीछे, तो होगा यही वाला, केवल क्या होगा? माइनस के साथ होगा। आपको बात समझ में आ रहा है तो क्लियर हो गया, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, इसका जरूरत पड़ता है यहाँ भी, इससे में भी। अब आगे देखते हैं, दिया हुआ है कि फेज डिफरेंस इसमें और इसमें कितना होगा पाई बाई 6 पर। सबसे पहले आपको ओमेगा टी पर ध्यान देना चाहिए। तो ओमेगा टी दोनों में बराबर है क्या? एक चीज समझना जी, जब फेज पूछेगा फेज तब तो ओमेगा टी को लेना ही है आपको, लेकिन फेज डिफरेंस का बात करेगा पहले ओमेगा टी को देखोगे। ये समझ आ रहा है? तो क्या यहाँ पर ओमेगा टी का वैल्यू सेम है? नहीं, साइन तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तुम बराबर कर भी नहीं सकते हो। बोलो जी। तो इस केस में बताओ तो हम लोग ओमेगा टी को लेके चलेंगे कि नहीं लेकर के चलेंगे? लेकर के चलेंगे। ये सब में इसलिए नहीं लेते थे ना कि साइन बराबर है मैग्नीट्यूड बराबर रहता तो कैंसिल हो जाता था ओमेगा टी बराबर। तो आप समझ रहे हो? तो इसको दिखाइएगा तो टी का वैल्यू आप पाई बाई 6 पुट करिए तो होगा पाई बाई 3, तो 60 डिग्री 120 डिग्री हुआ ना जी, और प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन के साथ 120 डिग्री। अरे बोलो यार, प्लस साइन हुआ ना, अब उससे 120 डिग्री, तो समझ में आ रहा होगा कि ये वाला 120 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? ये x1, और इसका देखोगे तो t का वैल्यू यहाँ पाई बाई 6 पुट कर दो, तो ये वाला हो गया 30 डिग्री, और ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो प्लस कॉस से 90 मैंने प्लस 90, ये समझ में आया ना कि यहाँ पर जो रहेगा वो डिट्टो होगा। अगर यहाँ पर माइनस 90 आया था प्लस कॉस से माइनस 90 देखते, इस समझ में आ रहा क्या प्लस 90, तो इस डायरेक्शन में होगा x2 वाला। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आप बता सकते हैं कि इस दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाई 6 पर कितना होगा, तो इतना होगा। कोई दिक्कत लग रहा है?
तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही फेज डिफरेंस हो जाएगा t इक्वल टू π/6 पर। कोई दिक्कत लग रहा है? एक चीज समझिएगा, ओमेगा टी अगर दोनों में बराबर है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया बराबर हो गया, तो साइन तो अपने तुम कर लोगे। तो जब ओमेगा टी बराबर रहेगा तब फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। लेकिन अगर जो ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड अलग है तो हर हालत में क्या होगा टाइम पर डिपेंड करेगा। तो ये सब जो तुम कैलकुलेट किए हो फेज डिफरेंस इस सब में, तो ओमेगा टी का तुम देख लेना, अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो साइन तो अपने तुम कर लोगे बराबर, तो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी टाइम में पूछेगा तो वही होगा। फेज डिफरेंस का बात करें, फेज टाइम पर डिपेंड कर जाएगा। फेज में उससे हमको मतलब है 2 को 4 को से मतलब नहीं, लेकिन फेज डिफरेंस में 2 को रहना चाहिए। बात पहुंच रहा होगा, ठीक है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? नहीं। अच्छा एक चीज देख लो तुम, ये सब एक्स्ट्रा में पढ़ाया जाता है लेकिन हम खाली ऐसी बता दे रहे हैं। मान लो कि करंट का वैल्यू दे दिया है 5 sin ओमेगा टी प्लस 5 cos ओमेगा टी, बात समझना। और I2 का वैल्यू दे दिया है कुछ भी -5 sin ओमेगा टी माइनस π/3। और अब पूछेगा आपको इसमें और इसमें फेज डिफरेंस, तो समझना जी इसी में 2 गो है कि नहीं। तो ये समझ आया कि पहले I1 देखेंगे इन दोनों को समेट कर करके और इसको अलग देखेंगे, तब वो दोनों में फेज डिफरेंस देखेंगे। समझना, दिमाग खुल जाएगा। तो ये वाला क्या है, पहले तुम I1 को देखोगे, ये समझ आ रहा I1 में एक को है ना, एक से ज्यादा है, तो पहले इसको समेट करके एक बार देखोगे तो I1 वाला को हम ब्लू से पहले कर दे रहे हैं। तो ये हो गया 5 sin ओमेगा टी, तो मतलब इधर होगा। अब वो हो गया 5 cos ओमेगा टी, मतलब इधर होगा। तो ये समझ में आया कि इस दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 5√2 होगा, यहाँ 45 डिग्री एंगल बनेगा। ये समझ में आया कि ये वाला I1 मैक्स हो गया। तो अब I1 ये दिखना चाहिए तुमको। अरे 3 गो में फेज डिफरेंस नहीं निकलेगा, 2 गो में निकलेगा ही। तो ये समझना कि I1 अकेले है तो 2 गो को समेट करके रखेगा, तो उसको समेट करके एक बना देना। ये सबको पूरा विस्तार से पढ़ाया जाता है स्टेप में, अभी हम खाली पर गुजार दे रहे हैं। और I2 को देखोगे तो माइनस साइन, मतलब यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/3, मतलब इधर से जब चलेगा तो ये वाला हो जाएगा 5। ये समझ में आया कि ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस दोनों में फेज कैसे देखो, तो ये 60 है, तो ये फेज डिफरेंस से बात कर रहे हैं। तो ये वाला कितना हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया कितना 45 डिग्री। तो ओवरऑल समझ में आ रहा है 75 डिग्री हो जाएगा। तो इस दोनों में फेज डिफरेंस जो होगा वो 75 डिग्री होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अगर आपको बोल देता कि इस करंट और इस करंट के मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो बताइए, तो समझ में आया कि इसको देख कर करके तुम डायरेक्ट 5 नहीं एम्पलीट्यूड बोल देना। इसका 5 है, इसका 5 है, लेकिन ये दोनों समटेगा तो फेजर में दिखाओगे उसके हिसाब से जो होगा हमेशा 5 का 5√2 ये हो जाएगा ना। वो फेजर बताएगा कि ये दोनों समता करके क्या होगा। ये वाला तो अकेले ही समझ में आया ना कि हम लोग इसमें और इसमें फेज डिफरेंस नहीं निकाले हैं, ये दोनों में निकाले। ये दोनों का मतलब क्या हो गया कि ये वाला इसको समेट करके जो आएगा, बोलो यार, तो बात पहुंच रहा है। ऐसा दे सकता था कि यहाँ भी 2 को दे देता, तो पहले इसके 12 को समेट करके एक जगह दिखाते और इसको भी समेट करके एक जगह दिखाते, तब 2 बड़ा दिखेगा। तो फिर उसमें फेज डिफरेंस निकाल लेते। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, बोलो यार। चलो अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फेज डिफरेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है। तो पूरा फेज डिफरेंस का फिजिकल मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। 3 केस का आपको याद रखना है।
मतलब जब फेज डिफरेंस 0 होगा, जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा और जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो आपको ऊपर से भी फीलिंग होना चाहिए। अरे इसमें तो फीलिंग आपको होइएगा कि 0 डिग्री है तो एक के तरफ है, 180 डिग्री है तो एकदम उल्टा में होगा, 90 डिग्री है तो ऐसे बना हुआ रहेगा। लेकिन उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है ये आपको ध्यान रखना। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। इसका बहुत यूज होता है जी, एसएम में भी यूज होता है, यहाँ भी यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। तो 0 डिग्री फेज डिफरेंस का क्या मतलब है? तो 0 सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा आप कि फेज डिफरेंस 0 है तो उसको हम लोग सेम फेज भी बोलेंगे। डिफरेंस 0 है मतलब सेम है। समझ आ रहा है कि नहीं? कभी भी बोलेगा कि दो पार्टिकल सेम फेज में है तो आपको समझ जाना है कि फेज डिफरेंस कितना है? 0। ठीक है, तो फेज डिफरेंस 0 होगा उसका ये मीनिंग है कि अगर दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, बोलो यार, तो जब ये मैक्सिमम पर जाएगा अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर तो ये भी अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर ही रहेगा। ये जब अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर जाएगा तो ये भी अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर जाएगा। ये जब 0 पर रहेगा तो ये भी 0 पर रहेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों का मैक्सिमम वैल्यू बराबर होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है, लेकिन ये जब जिस समय में अपने प्लस 5 पर रहेगा ये भी अपने प्लस 10 पर रहेगा, मैक्सिमम पर रहेगा। ये फील करना है आपको, समझ है कि नहीं? तो यही वाला देखिए डायग्राम में दिखाया गया कि मान लो कि वोल्टेज का करंट सेम फेज में है, तो अगर करंट का ये वाला ग्राफ तो वोल्टेज भी एकदम उसी समय में 0 होगा, उसी समय में मैक्सिमम होगा, उसी समय में 0 होगा, उसी समय मैक्सिमम होगा जैसा करंट में हो रहा था। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी है क्या? नहीं, हो भी सकता है लेकिन बराबर होगा मैक्सिमम वैल्यू ऐसा जरूरी नहीं। बात पहुंच रहा होगा तो वो ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री फेज डिफरेंस का क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है ना कि अगर इस दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो ये जब अपने मैक्सिमम पर होगा मैग्नीट्यूड वाइज तो ये अपने मिनिमम पर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। समझ में आया? ध्यान रखना, -5 भी अगर 5 एम्पलीट्यूड है तो -5 भी मैक्सिमम है वैल्यू है। माइनस केवल डायरेक्शन को बताएगा, इसमें बात समझ में आ रहा होगा। तो 90 डिग्री क्या मतलब हो गया कि ये जब अपने मैक्सिमम पर रहेगा चाहे प्लस में चाहे माइनस में तो ये 0 पर रहेगा, और ये जब अपने मैक्सिमम पर रहेगा मैग्नीट्यूड बाय प्लस में या माइनस में तो ये वाला क्या रहेगा? 0 पर रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। अरे बोलो यार। तो वही दिया हुआ है कि एक का मैग्नीट्यूड जब मैक्सिमम रहेगा तो दूसरे का मैग्नीट्यूड मिनिमम रहेगा और वाइस वर्सा वाला कंडीशन। तो यही देखो यहाँ दिखा रहा है कि अभी तत्काल ऐसे समझो कि आई और भी में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, उसको हम लोग एस्टे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तत्काल ये आपको समझना है कि करंट और वोल्टेज में अगर 90 का फेज डिफरेंस है तो ये ग्राफ होगा कि नहीं होगा। तो देख लो, जब ये वाला क्या है 0 पर है तो ये वाला मैक्सिमम पर है कि नहीं? क्या लग रहा है? मिनिमम पर है ये वाला? नहीं, वो तो केवल साइन ना शो कर रहा है कि माइनस में है, मतलब डायरेक्शन होगा। और जब ये वाला मैक्सिमम पर है तो ये मिनिमम पर है, जब ये वाला मैक्सिमम पर है तो ये मिनिमम पर है। समझ आ रहा है? तो आपको पता चल रहा होगा कि एक जब मैक्सिमम पर है तो दूसरा मिनिमम पर है। कोई दिक्कत लग रहा है? मैग्नीट्यूड बाय माइनस को मैग्नीट्यूड में नहीं काउंट कर रहा है। और 180 डिग्री फेज का क्या मतलब हो गया कि एक जब अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर है तो दूसरा अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर है। मैग्नीट्यूड बाय सेम होगा, 180 डिग्री भी अगर होगा जी तो एक मैक्सिमम पर है तो दूसरा भी मैक्सिमम में पर है, लेकिन वो प्लस वाला में है तो ये माइनस वाला, ये वाला माइनस वाला में है तो ये वाला प्लस में। समझ आ रहा है कि नहीं? और 0 में दोनों एक के साथ होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखो तुम तो 0 डिग्री और 180 डिग्री में कोई अंतर नहीं, दोनों अपने मैक्सिमम पर एक साथ होगा, दोनों अपने मिनिमम पर एक साथ होगा। बोलो यार। लेकिन साइन वाइज देखो तो इसमें साइन भी मैच कर जाता है, इसमें साइन जस्ट उल्टा होता है। यही देखो यहाँ पे दोनों 0 एक साथ है,
फिर जब ये मैक्सिमम हुआ तो ये भी मैक्सिमम। समझ आ रहा है कि नहीं? बस ये प्लस में है कि माइनस में। फिर जब ये वाला प्लस में हुआ तो ये माइनस में बन गया, 0 1 के साथ, और मैग्नीट्यूड वाइज कोई अंतर नहीं। बोलो जी। तो अगर एसएम में भी और ए में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो समझ में आया, जहां भी मैक्सिमम होगा वहां पर ए क्या होगा? मिनिमम होगा। या जहां ए मिनिमम होगा वहां भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो देखते हैं ना कि मीन पोजीशन पर भी मैक्सिमम है तो ए 0 होता है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? 90 डिग्री समझ में आ रहा है? तो बाकी और भी बहुत सारा चीज बताया जाता है फेज के बारे में, लेकिन यहाँ पर इतना जान गए तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी कौन लीड कर रहा है कौन लीड कर रहा है ये सब भी बताया जाता है वहां पर। समझ आ रहा है कि नहीं? कि t = 0 पर देख करके बता दीजिए। अरे बोलो यार, चाहे फंक्शन भी देख करके बताया जाता है, तो वो हम लोग एसएम में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी तक जितना तुम कौन पढ़ाए ना, अगर किसी को एसएम पढ़ाए हुए रहता तो इतना बताने का जरूरत नहीं रहता, सीधे जहां से अब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वहीं से स्टार्ट करते। बोलो जी। लेकिन एसएम नहीं पढ़ा हुआ तो तब नहीं बोला बता। तो एसएम में हमको आसानी होगा, कोई दिक्कत लग रहा है इतना दूर में कहीं भी। ग्राफ देख कर पकड़ में लोगे कि 0 डिग्री का फेज है, फेज डिफरेंस है कि 180 डिग्री का है कि 90 डिग्री का है? अरे बोलो यार। तो हो सकता है कि ग्राफ देख करके आपसे क्वेश्चन पूछे। लीड लाइन वाला आपको हम बताएंगे एसएम में। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी इस चैप्टर में जो पढ़ना उसमें याद रखना होता है कि इसमें ये लीड करता है ये लाइक करता है, वो हम बता रहे हैं। ग्राफ के व्यू से आप अभी बस केवल 90 डिग्री 0 डिग्री और 180 डिग्री में क्या होता है देख। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है, इस चैप्टर में जो मेन रूप से पढ़ना है वो अब स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब यहां से एकदम मेन रूप से पढ़ना है। पहले जो बताया गया उससे क्या होता है ना कि 2 साल में 3 साल में एक आध क्वेश्चन आता है, और अब जो पढ़िएगा उससे फिक्स है कि 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है। तो देखिए रेसिस्टेंस, तो इसके बारे में बताने का जरूरत नहीं, पहले बताया जा चुका है कि करंट को अपोज करता है। बस इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रेसिस्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। कितना फ्रीक्वेंसी का आप उसमें करंट बहा रहे हैं उससे रेसिस्टेंस को कोई मतलब नहीं। बात पहुंच रहा होगा। तो वही है कि एक रेसिस्टेंस है, इसमें एसी बहाइए चाहे डीसी बहाइए, समझ आ रहा है कि नहीं? वोल्टेज कितना होगा तो IR के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वाला फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा जी, जो पहले नहीं बोला जाता था, पहले भी होता था लेकिन बोला नहीं जाता था और अब बोला जा रहा है कि रेसिस्टेंस में आप एसी बहाइए चाहे डीसी बहाइए, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा। समझ में आ रहा है? करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर ग्राफिकली करंट इधर है तो वोल्टेज इधर है, या वोल्टेज इधर है तो करंट इधर है, करंट इधर है तो वोल्टेज इधर है। बात समझ में आ रहा होगा? तो ये रटना, 3 चीज रटे हुए रहना है इस चैप्टर में, आगे पूरा उसी पर खेल होगा। तो रेसिस्टेंस वाले केस में करंट और वोल्टेज क्या होता है? सेम फेज में होता है। कोई दिक्कत लग रहा है? आपको दिख रहा होगा। अब एक चीज पढ़ना है रिएक्टेंस। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि दी अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर और इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। हम लोग एसी ना पढ़ रहे हैं जी, तो एसी सर्किट के लिए जो भी करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करेगा इंडक्टर या कैपेसिटर, बोलो यार, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस बोलेंगे। कंडक्टर अगर करता है तो उसको रेसिस्टेंस बोलते थे। बोलो यार। अब इस दोनों में अंतर क्या है और सिमिलरिटी क्या है? तो इस दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये भी करंट रोकने का काम करता है, ये भी करंट को रोकने का काम करता है। पूरे रोक नहीं देता है लेकिन वो करता है ना जी, अपोज। तो ये दोनों करंट के फ्लो को अपोज करें। बोलो यार। लेकिन इसमें हीट प्रोड्यूस होता है तो सर्किट से एनर्जी बाहर जाता है, इसमें
हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, मैंने ओवरऑल ये एनर्जी लॉस नहीं करता। हो सकता है कि हाफ साइकिल में एनर्जी लेगा, लेकिन अगला हाफ साइकिल में दे भी देगा। ये बात समझ आ रहा है? सर्किट में लॉस टाइप का कुछ नहीं होता है, तो ये बात आप समझिएगा। तो वही लिखा गया है कि ये वाला क्या है, वर्चुअल रेसिस्टेंस है। समझ आ रहा है कि नहीं? रेसिस्टेंस है मगर वर्चुअल। रेसिस्टेंस क्यों है कि एक काम करता है ना रेसिस्टेंस टाइप का अपोज करने का, लेकिन वर्चुअल क्यों है? क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है, ये हीट प्रोड्यूस नहीं करता, सर्किट से एनर्जी लॉस नहीं करता है। ठीक है, बताओ तो सर्किट के लिए ज्यादा अच्छा कौन है, ये वाला कि वो वाला? ये वाला। ठीक है, तो आगे हम लोग और चर्चा करेंगे चौक कॉइल वगैरह का। अब ये आप याद रखिएगा कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होता है, तो 1/ω/c होता है। इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना होता है, तो ω/L होता है। अरे बोलो यार, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सब को कैसे डिराइव किया जा सकता है ये भी बता सकते हैं, लेकिन उन सब का कोई मीनिंग नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको ओवरऑल याद रखना है, जो भी बताएंगे फेज डिफरेंस डिफरेंस के बारे में बताएंगे वो सब याद रखना है आपको। बोलो यार। अच्छा एक चीज समझिएगा जी, अगर डायरेक्ट करंट का बात होगा तो ओमेगा 0 होगा, फ्रीक्वेंसी 0 होगा। अरे एसी में नहीं सही से होता है, डायरेक्ट में क्या होगा, एक के डायरेक्शन में है, तो ऐसे ऐसे करने का उसका 0 ना हुआ। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर डीसी का बात करिएगा तो ओमेगा 0 होगा। तो ये समझ में आया कि कैपेसिटर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और इंडक्टर में ओमेगा क्या होगा, 0 होगा, तो रेसिस्टेंस 0 टाइप का होगा, वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए वहां पर पाते थे ना कि जब स्टेडी स्टेट आ जाता है लॉन्ग टाइम के बाद, कैपेसिटर ओपन वायर की तरह बिहेव करता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस की तरह, और इंडक्टर है जो कि सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है, 0 रेसिस्टेंस की तरह। अरे बोलो यार, तो यहीं से आता है वो वाला, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाओ, तुम सीधे रखते रहोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतना होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इतना होता है। डायरेक्ट के लिए बोलेगा तो खाली ओमेगा 0 करके कर दोगे, कोई दिक्कत लग रहा है? ये समझना है कि रिएक्टेंस ओमेगा पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। दिया हुआ है कि एक इंडक्टर है, अब उसमें आप सोर्स वोल्टेज लगाएं। ये समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में जो सोर्स वोल्टेज होगा वही इंडक्टरों वोल्टेज हो जाएगा, कोई दिक्कत लग रहा है? अगर 2 गो लगा हुआ था इंडक्टर और रेसिस्टेंस सीरीज में, तब भी जो सोर्स रहता तो उसमें हो जाता। नहीं तो कैसे डील करेंगे, जब एक से ज्यादा रहेगा तो उसको आगे देखेंगे। अभी पहले समझिए क्या है, समझना कब है, पहले तो रट जाना है कैसे ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री से लीड करता है। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है किससे, करंट से। ये याद रखना, डिराइव करके दिखाया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, कि करंट का वैल्यू आई ले लो तो उसका ईएमएफ का वैल्यू कैलकुलेट करो, होगा ना जी, -LdI/dt। अब मैग्नीट्यूड करोगे तो LdI/dt, तो वहां से बताया जाता है। समझ में आ रहा है? आपको सब कुछ नहीं सोचना है, सीधे रिजल्ट याद रखना है आपको कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री से लीड करता है। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा ये तो समझिएगा आप कि अगर इंडक्टर का वोल्टेज इतना है तो करंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैक्सिमम को देख करके मैक्सिमम निकाल लेना। तो वोल्टेज मैक्सिमम इतना है इंडक्टर पर, अरे सोर्स वाला बराबर हो गया इसके, तो इंडक्टर पर अगर वोल्टेज इतना है तो ये समझ में आया कि पहले आप करंट निकालिएगा तो वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस टाइप पे करते हैं ना जी, तो वोल्टेज तो हो गया V0 और इसका रेसिस्टेंस ω/L होगा, रिएक्टेंस हुआ, लेकिन हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस टाइप का है। बोलो जी, या इंडक्टिव रिएक्टेंस ही बोला जाता हो तो लिखे दिए थे। तो यहां समझिएगा, जब भी वोल्टेज से करंट पर जाइएगा या करंट से वोल्टेज पर जाइएगा, सबसे पहले आपको मैक्सिमम को देख करके मैक्सिमम निकाल लेना है। करंट मालूम रहेगा, वोल्टेज निकालना है तो मैक्सिमम करंट इनटू उसका रिएक्टेंस करिएगा। और अगर वोल्टेज दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, उसका करंट निकालिएगा। अगर इक्वेशन लिखना रहेगा तो
तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज इतना है, तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस टाइप का, तो मैक्सिमम निकलना गया। और अब क्या करिएगा, तो आपको करंट का इक्वेशन लिखना है। तो आपको पता है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री से कम होता है, तो जो यहां लिखा रहेगा प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, जो लिखा रहेगा साइन कॉस जो लिखा हुआ रहेगा डिट्टो वही लिखिएगा, केवल 90 डिग्री घटा दीजिएगा अगर वोल्टेज से करंट जा रहे हैं तो। बोलो यार, अगर करंट से वोल्टेज आप जा रहे हैं तो ये समझ में आया कि करंट का मैक्सिमम वैल्यू इतना है, तो I इंटू आर टाइप का करिएगा तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और करंट से वोल्टेज लीड करता है तो डिट्टो जो यहां रहेगा प्लस साइन माइनस साइन प्लस कॉस माइनस कॉस, उसको यहां लिखिएगा ओमेगा टी के साथ। और करंट से वोल्टेज लिख रहे हैं तो वोल्टेज वाला 90 डिग्री से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? और डायग्राम में दिखाइएगा तो दिखाइए इसको, तो वोल्टेज दिखाइएगा तो V नॉट साइन ओमेगा टी, इसका वाला जो था मैक्सिमम V नॉट है। तो अगर 100% सही दिखाइएगा तो ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा टी को दिखाइएगा, तो ये वोल्टेज हुआ ना जी। तो एक तो आप तुरंत बता दे सकते हैं कि वोल्टेज इधर है तो इससे 90 डिग्री पीछे करंट होगा, क्योंकि ये इंडक्टर है। अरे बोलो यार, या अगर करंट यहां मान लो रहता तो उससे 90 डिग्री ज्यादा पर वोल्टेज था, एक को देख करके दूसरा को तुरंत पकड़ लेंगे। समझ में आ रहा है? तो वोल्टेज इधर है तो करंट इधर होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा आई नॉट। तो बताइए दिए कैसे करते हैं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और अगर ओमेगा टी को छोड़ के दिखाना है, और इटली में ओमेगा टी को दिखाते हैं, लेकिन अगर ओमेगा टी को छोड़ के दिखाना है तो अगर ये वाला ड्रॉ करिएगा ओमेगा टी को छोड़ करके तो ऐसा होगा, तो ये वाला भी क्या करेगा ओमेगा टी को, मैंने इसमें भी ओमेगा टी को छोड़ दिया जाएगा तो यहां से 90 डिग्री ऐसा होगा। तो आप समझ रहे होंगे, इससे नहीं जाना हो तो आपको पता है कि करंट किधरों जगह इंडक्टर का, उससे 90 डिग्री से क्या रहेगा, वोल्टेज लीड करेगा, या वोल्टेज दे देगा तो करंट वाला क्या होगा, लैग करेगा। बोलो यार, तो इतना एकदम दिमाग में पूरा नहीं घुसाना, बस यही याद रखना है कि इंडक्टर वाले केस में वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री से। समझ में आ रहा है? उसके अगल बगल में कौन लगा हुआ उससे नहीं मतलब है इंडक्टर को, इंडक्टर का वोल्टेज इंडक्टर के करंट से 90 डिग्री ज्यादा, कोई रहे चाहे कोई नहीं रहे। बोलो यार, तो आप समझ रहे हो। और यह समझ में आ रहा है कि करंट को वोल्टेज में, वोल्टेज को करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, कैपेसिटर वाला में क्या याद रखना है आपको कि वोल्टेज लैग करता है करंट से। एक चीज ध्यान रखना, हम लोग हमेशा से फीलिंग किससे लेंगे, वोल्टेज से। तो हम लोग बोलेंगे कि वोल्टेज लीड कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है, जो भी होगा तो उसका अपोजिट खुद ब खुद करंट के बारे में समझ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है करंट से 90 डिग्री से। अरे बोलो यार, या ये बोलिए कि करंट लीड करता है, लेकिन वो बात हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे कि करंट लीड करता करंट लैग करता। हम लोग किसको बोलेंगे, वोल्टेज को। तो वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, तो समझ जाएंगे कि करंट के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, अल्टरनेटिंग करंट में। कोई दिक्कत नहीं लग रहा हो तो क्या दिया हुआ है कि वोल्टेज कैपेसिटर में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ रहे होंगे, वो लैग करेगा किससे, वोल्टेज लैग करेगा किससे, करंट से। कोई दिक्कत लग रहा है? तो तीन चीज पढ़े, रेसिस्टेंस में सेम फेज में होगा, लीड और लैग का बात नहीं होगा करंट और वोल्टेज के बीच में। बोलो यार, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री से, बोलने की जरूरत नहीं है कि किससे, तो करंट से करेगा। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा 90 डिग्री से। समझ आ रहा है कि नहीं, किससे, तो ये से बात है करंट से। आप समझ रहे हो? तो अगर इसमें एक लगाया हुआ है कोई, तीसरा में आया कि जो सोर्स वाला वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर का हो जाएगा। तो वोल्टेज मालूम है आपको वोल्टेज मालूम है, और करंट पर जाना है तो मैक्सिमम पहले देखिएगा। बोलो जी,
तो इसका मैक्सिमम V नॉट है। तो करंट का मैक्सिमम कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि I इक्वल टू V बाई R, तो V बाई इसका रिएक्टेंस तो 1 बाई ओमेगा सी होता है, जो हो करके वैसा हो जाएगा। तो इसको नहीं रखना है आपको, आपको ये समझ जाना है खाली। और बाकी अगर इक्वेशन लिखना रहेगा तो वोल्टेज का मालूम है, जो 90 से पीछे है करंट से, इसका मतलब करंट आगे है। ये समय यहां से यहां जाएंगे तो पाई बाई 2 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत लग रहा है तो आप समझ रहे हैं। और उसी ढंग से यहां भी किए हुए हैं डायग्राम, तो आपको पता चला है कि अगर ओमेगा टी को लीजिएगा तो दोनों में ओमेगा टी को दिखाना पड़ेगा, और अगर ओमेगा टी नहीं काउंट करिएगा आप तो दोनों में नहीं काउंट करिएगा। बात समझ में आ रहा होगा, समझ जाएगा। वैसे कि आई अगर इतना है, अब वोल्टेज निकालना है तो आई इंटू आर, यहां पर मैक्सिमम ही ना पुट करना है, तो मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट से आएगा। अगर आरएमएस वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा तो आरएमएस करंट से आएगा। मैक्सिमम देगा भी करंट तो पहले आरएमएस करंट निकाल लीजिएगा, तब आरएमएस वोल्टेज जाइएगा। बात समझ में आ रहा है। और चूंकि करंट का मालूम है, हमको वोल्टेज पर जाना, और कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है 90 से, तो जैसा यहां रहेगा डिट्टो लिख देंगे, खाली 90 डिग्री घटा देंगे। तो बात समझ में आ रहा हो, कुछ है नहीं, बस एक बार खाली हम गुजार दे रहे कि देख लो ऐसा है। अब वो दोनों 3.4 पॉइंट याद रखना। और बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अब यहां देखिए, इसके बाद क्या पढ़ना रहता है, तो आरएलसी सर्किट पढ़ना रहता है, ठीक है। मैंने 3-4 गो सर्किट पढ़ना रहता है, तो हम बना देंगे एक बार, लेकिन ओवरऑल आपको दिमाग में क्या रखना है कि तीनों एक साथ लगा हुआ है तो कैसे डील करते हैं। अगर केवल 2 गो रहेगा तो जो एगो और एक्स्ट्रा होगा उसका टर्म को तीनों वाला से गायब कर देंगे तो चल आएगा। तो हम लोग अलग अलग को दिमाग में नहीं रखेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको कि आरसी वाला हो गया, आरएल वाला हो गया, एलसी वाला हो गया, एसी वाला अल्टरनेटिव करंट में, समझ आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद आरएलसी भी पढ़ाएंगे, लेकिन मेन रूप से आपको दिमाग में कौन रखना है, तीनों वाला, आरएलसी वाला। तो आरएल भी पूछेगा तो सी वाले टर्म को गायब कर देंगे, आरसी भी पूछेगा तो ए वाले टर्म को गायब कर देंगे, तो ये वो रखते रहेंगे तो सभ्य ना हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला इसके बाद पढ़ाया जाता, लेकिन चूंकि बोर्ड भरा हुआ है, थोड़ा सा जगह बाकी, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख दिए, समझ आ रहा है कि नहीं, जिसको बाद में ही हम लिखते, लेकिन अभी इसलिए लिख दिए कि जगह का यूज हो जाएगा, और आगे का जो सर्किट वगैरह पढ़ना है वो इसको मिटाने के बाद पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? मतलब इसलिए ये बात बोले कि तुमको लगा करे इसके बाद ये पढ़ाने लगे, तो इसके बाद पढ़ाया था सर्किट वाला, लेकिन जगह नहीं इसलिए हम पहले इसको लिख दिया, कहीं ना कहीं इसको ही पढ़ाना ही रहता है। तो ध्यान रखिएगा जी कि आरएमएस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है या इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। होता क्या है कि बच्चा को सुनने का आता है आरएमएस वैल्यू जनरली देता भी है वो, लेकिन एकाएक पूछ देगा फाइंड इफेक्टिव वैल्यू या फाइंड वर्चुअल वैल्यू, नहीं जानोगे तो लगेगा कि क्या पूछ दिया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आरएमएस वैल्यू को ही वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चा हमेशा फंसता है, इसलिए इधर लिख दिए। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट करंट और वोल्टेज देन इट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। जब तक नहीं बोलेगा तब तक जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको आरएमएस वैल्यू ही समझ के बनाना है। वो जान के देता है कि जो बच्चा इस पॉइंट को नहीं जानेगा वो फंस जाएगा, समझ आया। तो ये नहीं तो वहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुम पूछना कि सर करंट नहीं दिया तो आरएमएस माने कि मैक्सिमम माने कि एवरेज माने, ये सब नहीं। जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग क्या मानेंगे कि आरएमएस वैल्यू। अरे बोलो यार, ये सब चीज अल्टरनेटिंग करंट में डीसी में तो डायरेक्टर ना देता है, वो हमें करता है। अरे बोलो यार, तो आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी याद रखना है कि इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट 220 वोल्ट पर सप्लाई किया जाता है। अरे बोलो यार, और
मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो आरएमएस को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। याद रखो नहीं रखो खाली को बता दो, ये याद रखना जरूरी है, ये याद रहेगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पूछ देता है कभी कभी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा डेंजरस होता है डीसी के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखते बैटरी तो एटलीस्ट लगता है कम झटका मारता है, अल्टरनेटिंग करंट वाला आदमी एक मार देता है। तो अगर बात बोल रहे हैं कि आप खाली याद रखिएगा उसको कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है, किसके रिस्पेक्ट में, डीसी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, the rate of change of alternating current is minimum at the instant when they are near to their peak value। ये समझो चाहे नहीं समझो, पहले तो याद तुमको रहना चाहिए, हम समझा देंगे, लेकिन ओवरऑल तुमको याद रहना चाहिए क्या कि अल्टरनेटिंग करंट वाले केस में, ठीक है, जब करंट मैक्सिमम होगा तो उसके चेंज होने का रेट मिनिमम होगा, या करंट क्या होगा, मिनिमम होगा तो उसके चेंज होने का रेट मैक्सिमम हो जाता है। यहां से आपको पता चल जाएगा, साइन कोस वाला तो और अच्छा से पता चल जाएगा आपको, समझना है। इस जगह पर करंट मैक्सिमम है, अरे बोलो यार, और स्लोप कितना है इस जगह पर, 0। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो रेट ऑफ चेंज मतलब di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज तो dv/dt, आप समझ रहे हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt या di/dt इस ग्राफ का स्लोप ना है जी। तो इस जगह पर करंट मैक्सिमम है लेकिन स्लोप क्या है, 0, मतलब मिनिमम हो गया। बोलो यार, इस नारा ने कि स्लोप में प्लस माइनस ज्यादा कम को नहीं बताता, अरे बोलो यार, इधर हो गया tan 60 डिग्री और उधर से हो गया tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा है वो कम है, सनारा मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है। कोई दिक्कत लग रहा है, बोलो यार, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है। तो बात पहुंच गया होगा, नहीं भी पहुंचा तो ओवरऑल आप ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या कि जब करंट क्या होगा या वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय रेट ऑफ चेंज क्या होगा, मिनिमम होगा, ये एकदम फिक्स है। और जब करंट मिनिमम होगा उस समय रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होगा, ये हमेशा सही नहीं है, लेकिन साइन कोस वाला में भी सही हो जाता है। आपको पढ़ना ही है साइन कोस वाला, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये वाला कहां पर बताए थे एक जगह पर, और कि जब फ्लक्स पास होता है रोटेटिंग लूप से तो वहां ईएमएफ इंड्यूस होता है ना जी, तो वहां पर यही वाला हो जाता है कि फ्लक्स जब मैक्सिमम होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट मिनिमम होता है। अब फ्लक्स जब मिनिमम होता है तो इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम। उसका रीजन है वहां भी अल्टरनेटिंग करंट होता है, साइन कोस वाला फंक्शन आता है ना जी, समझ आ रहा है कि नहीं। तो उतना सोचना नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि रोटेटिंग लूप वाला केस में ऐसा होता है, जब फ्लक्स मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम तो वो मिनिमम, अरे बोलो यार। और अल्टरनेटिंग करंट वाला में समझ में आइए रहा कि जब मैक्सिमम होगा तो चेंज मिनिमम होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सब पॉइंट है, मान ले पूछ दिया तो बता देना। बच्चा के दिमाग में बैठा होता है कि करंट मैक्सिमम होगा तो चेंज भी मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं, समझ आया कि नहीं। अल्टरनेटिंग में तो और नहीं, एकदम उल्टे होता है, बोलो जी। और ये वाला क्या बोल रहा है कि इसको भी वहां पर हम बताए हैं कि अगर एक लूप एक बार रोटेट होगा तो याद है 2 बार साइन चेंज करेगा। 2 बार साइन चेंज करना मैंने क्या हुआ, प्लस से माइनस होना, माइनस से प्लस होना। तो ये समझ में आया कि 2 बार 0 होगा, और प्लस से माइनस बिना 0 के ही हो जाएगा, होगा ना। तो ये आप समझ रहे होंगे कि एक बार लूप रोटेट होता है तो 2 बार साइन चेंज होता है या 0 होता है। वहां भी साइन कोस का फंक्शन था, उसी ढंग से यहां भी कि आपको यह ध्यान रखना है कि एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो 2 बार 0,
समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार पूरा कंप्लीट साइकिल होगा, करंट उधर से इधर हो जाएगा ना एक बार पूरा, तो उसका वैल्यू 2 बार 0 होता है। अरे बोलो यार, वो तो पता चलता होगा कि देखोगे तो मान लो कि एकदम जस्ट 0 से स्टार्ट हुआ तो उधर गया और फिर 0 से होकर कहीं नहीं इधर आया, तो ये समझ में आया कि 2 बार 0 हुआ। बोलो यार, ये अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे रख लेना अल्टरनेटिंग करंट में या वोल्टेज में जो भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में एक साइकिल में कई बार 0 होता है, 2 बार 0 होता है। तो ये समझ में आ रहा हो कि अगर फ्रीक्वेंसी x हर्ट्ज है तो वो 2x बार 0 होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है? अलग अलग देश में अलग अलग होता है, इंडिया में कितना है? 50 हर्ट्ज। मतलब समझ में आया कि जो बल्ब जल रहा वो 100 बार बुझता होगा। नहीं पता चलता है आपको इसलिए ना कि जब तक आंख पर से लाइट वाला इमेज खत्म हो तब तक लाइट फिर आ जाता है। अरे वो कहानी रहता है कि आंख पर जो भी इमेज बना है ना वो 1/10 सेकेंड तक रहता है। कोई दिक्कत लग रहा है? अब समझो कि इमेज बना और 1/10 सेकेंड में खत्म होता, उससे पहले फिर इमेज बन गया, तो क्या है कि पता नहीं चलता है कि इमेज खत्म भी हुआ, मतलब इमेज नहीं, मतलब कोई चीज बंद हुआ ये नहीं ना पता चलता है। सुना है कहीं पता चलता है? अगर जो बल्ब का फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज होता तो वो 1 सेकेंड में कितना बार बंद होता? 8 बार, बता रहा जी? तो समझना, 8 बार बंद हुआ है 1 सेकेंड में, तो 1 बार बंद होगा 1/8 सेकेंड में। अरे बोलो यार, तो आंख पर जो इमेज बना हुआ रहता वो 1/10 सेकेंड के लिए। अरे बोलो, और ये बंद हो रहा है 1/8 सेकेंड में, तो इस समझ में आ रहा है कि जलने के पहले ही इमेज खत्म हो जाता आंख से। तो हम लोग को क्या होगा कि बल्ब बंद होता हुआ जलता हुआ, बंद होता हुआ जलता हुआ दिखता। लेकिन 1/10 सेकेंड से कम टाइम इंटरवल में अगर कोई बंद होकर के जल जाता तो आंख को पता नहीं चले। समझ आ रहा है कि नहीं? ये तो और एकदम नहीं पता चलता है तो कि 1 सेकेंड में 100 बार बंद होता है। अरे बोलो यार, या तो कि जलता है 100 बार बंद होता है, 100 बार जलता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो हम लोग को पता नहीं चलता। कोई दिक्कत लग रहा है? यह समझ आ रहा है कि जो डायरेक्ट करंट होगा उसमें बल्ब कंटिन्यू जलल रहेगा। बोलो जी, उसमें भी 0 होता है? नहीं। अल्टरनेटिंग करंट में बल्ब जलते तक बंद होता है, जलते तक बंद होता है। बोलो यार, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो डायरेक्ट करंट वाला में तो बंद नहीं होता तो नहीं पता चलता, इसमें बंद होता है भी नहीं पता चलता। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। बात पहुंच गया होगा।